morning, friends. This is your teacher, Yogesh Kaushik. Now, today, we are going to discuss the very important method of calculating national income is income method. So, what is the income method? Last video we have discussed value added method. I hope value added method सबको समझ में आ गया होगा. अभी हम आगे चल के सेकेंड मेथड को देखते हैं. सेकेंड मेथड है इनकम मेथड. अब इनकम मेथड में करते क्या है? सबसे पहले फर्स्ट जो प्रोसेस है इनकम मेथड का वो करते हैं. पहले क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड all the incomes of factors of production by the way of wages, rent, interest and profit should be added. Okay, चाहे हमें there are four factors of production: land, labor, capital, enterprise. Land will get rent, labor will get wages and salaries, capital will get interest, okay, and entrepreneur enterprise will get profit. So when we summarize all the things, we get the national income. So I hope ये चीज समझ में आ गई होगी. तो फर्स्ट हम चलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम. और फैक्टर इनकम में के कंपोनेंट कौन कौन से? पहला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज को क्या कंपनसेशन दिया जा रहा है? सपोज आई एम एम्प्लॉय वर्किंग इन अ स्कूल, so I am getting salary. So this is my compensation because I am giving factor services to school. Okay. The other one is इसमें आपकी तीन चीजें आती हैं. Wages and salaries in cash. I am working in school and I am getting the salary. This is the kind of compensation the school management is giving us. Okay. Now the second one, wages and salaries in kind. Kind means in the form of services, non-monetary benefits given by the organization to their employees, like free education for children, free treatment, free home facility. This is a kind of compensation given by the employer to employer. Okay. The third one is employees' contribution to social security scheme. Social security scheme like provident fund, gratuity. Provident fund, in provident fund, what is the procedure? Suppose basic salary, my basic salary is 10,000 rupees, and the share of my share, मेरा शेयर उसमें है 12.5%. 12.5% मेरी बेसिक सैलरी से, दैट मीन्स 1250 रुपए मेरी सैलरी से कट करेगा मैनेजमेंट, प्लस 1250 रुपए खुद मिलाएगा, दैट मीन्स 2500 रुपीज पर मंथ मेरे अकाउंट में जमा होंगे, जो जिसका बेनिफिट मुझे मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट. बिफोर रिटायरमेंट आई कैन आल्सो विड्रॉ, बट मोस्टली इट इज फॉर फ्यूचरिस्टिक. ये फ्यूचर प्लानिंग के लिए कि फ्यूचर में आपको किस तरीके से आप उसका यूज कर सकते हैं जब आप रिटायर करेंगे. ओके. सो इन तीनों को प्लस करेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन. ठीक है. अब इसमें एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन आ गया. अब इसके साथ हमें प्लस करना है इसमें रेंट एंड रॉयल्टी. सेकंड है रेंट एंड रॉयल्टी. रेंट एंड रॉयल्टी क्या होता है? रेंट एंड रॉयल्टी का मतलब रेंट, जैसे में इसमें दोनों तरीके से रेंट शामिल किया जाता है, जैसे एक्चुअल रेंट और कैलकुलेटेड रेंट, जिसे imputed rent बोलते हैं. Imputed rent means suppose I am running my classes in this room, so I have to add the fare of this room. Suppose this is my room, this is my own, I am the owner. मैं यहाँ का मालिक हूँ, खुद के रूम में शुरू कर रहा हूँ. तो खुद के रूम में शुरू करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि मुझे इसका रेंट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन नेशनल इनकम में इसका रेंट शामिल होगा. जो इस रूम का मार्केट वैल्यू होगा, रेंट होगा, वो हमें नेशनल इनकम में शामिल करना पड़ेगा. दूसरा आता है रेंटेड रूम. रेंटेड रूम जैसे मैं सपोज मैंने रेंट पे लिया, तो वो रेंट मुझे नेशनल इनकम में शामिल करना पड़ेगा. उसके बाद आता है इंटरेस्ट. इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट
जब भी कोई चीज हम पैसा किसी दूसरे को देते हैं, लोन देते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी फर्म को, तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट को शामिल करते हैं। अब उसके बाद आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट एक रिवॉर्ड है, इनाम है, जो हम रिस्क लेते हैं उसका इनाम हमें मिलता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो उस प्रॉफिट को हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। एक कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स को पे करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को टोटल प्रॉफिट जितना किसी ऑर्गेनाइजेशन को होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। वो कॉर्पोरेट टैक्स किससे पे किया जाता है? प्रॉफिट से पे किया जाता है। दूसरा डिविडेंड पर शेयर, चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, चाहे आपका इक्विटी शेयर होल्डर हो, सबको डिविडेंड दिया जाता है। ओके, और डिविडेंड फिक्स रहता है प्रेफरेंस शेयर के लिए, तो वो डिविडेंड कहां से जाता है? प्रॉफिट से दिया जाता है। सपोज आई हैव 1000 शेयर ऑफ HDFC Bank Limited. Okay, so suppose HDFC Bank announces a dividend 5 rupees per share, then I will get 5000 rupees as a dividend. Okay, so I hope this is clear. और उसके बाद यूज किया जाता है उसको रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का क्या मतलब है? बची हुई इनकम। ठीक है, वो प्रॉफिट का पार्ट होता है हमारा। कुछ टोटल प्रॉफिट हम खर्च नहीं करते, उसका कुछ पार्ट हम अपने पास बचा के रख लेते हैं। दैट मींस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग। ओके, सो अगर हम इन चीजों को प्लस कर देते हैं, ओके, तो जैसे ये है, इन चारों चीजों को, ओके, जैसे रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या कहते हैं? इसको ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। और चौथा इसमें आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होता है? मिक्स्ड इनकम मींस इनकम ऑफ नॉन कोऑपरेटेड सेक्टर। जैसे बार्बर, सपोज अ barber running their own shop cut the hairs of others, दूसरों के बाल काटता है, तो जो बार्बर शॉप होगा वो बार्बर का शॉप, बार्बर की जो इनकम होगी क्या कहलाएगी? मिक्स्ड इनकम कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो खुद के लिए काम कर रहा है। डॉक्टर अगर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो उसको सैलरी भी देगी, तो वो सैलरी यहाँ वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में शामिल होगी। लेकिन अगर वो घर में अपनी खुद की क्लिनिक चला रहा है, पेशेंट को देख रहा है, तो वो मिक्स्ड इनकम होगी। मिक्स्ड इनकम मतलब सेक्टर एक साथ नहीं मिला होगा। ठीक है, तो आई होप इतनी चीजें आपकी समझ में आ गई। अब देखना है प्रिकॉशंस। हमें प्रिकॉशंस क्या क्या रखने हैं जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं इनकम टैक्स से। पहला है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम जो कि हमें फ्री में मिलती है, जिसके लिए हमें कोई भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी होती। जैसे ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन ओल्ड एज पर्सन को गवर्नमेंट देती है, लेकिन ओल्ड एज पर्सन उसके लिए कोई काम नहीं करते, फैक्टर सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, तो वो हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि फैक्टर सर्विसेज उसके लिए नहीं दी जाती। उसमें केवल क्या क्या शामिल किया जाना है? ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम शामिल किया नहीं है, बट ओल्ड एज पर्सन आर नॉट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, द सेकंड वन इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड ऑब्वियसली। सेकंड हैंड गुड, अगर कोई सेकंड हैंड सामान हम बेचते हैं, जैसे मोबाइल, ये मोबाइल में मैं अगर सेकंड हैंड बेचना चाहूँ तो इसको बेचने की जो पैसा मुझे मिलेगा वो मेरी नेशनल इनकम में, वो मेरी इनकम नहीं मानी जाएगी, ना ही नेशनल इनकम में उसको शामिल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जब ये नया मैंने खरीदा था तो उस टाइम पे नेशनल इनकम में इसको शामिल कर लिया गया था। अगर एक बार कोई चीज नेशनल इनकम में शामिल हो जाएगी तो दोबारा उसको शामिल नहीं करेंगे, अगर दोबारा शामिल करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, और डबल काउंटिंग की वजह से जो आपका नेशनल इनकम एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। लेकिन इसके लिए अगर मैं अपने फ्रेंड को किसी को ब्रोकरेज देता हूं या कोई भी पैसा देता हूं उसको बेचने के लिए, तो वो उसमें शामिल किया जाएगा, बिकॉज ही और शी इज रेंडरिंग अ फैक्टर सर्विसेज टू मी।
वो मेरे लिए फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, अगर फैक्टर सर्विसेज दे रहा है तो फैक्टर सर्विसेज से जो उसको इनकम मिलेगी वो क्या कहलाएगी, उसकी फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम को हम शामिल करते हैं। ओके, थर्ड वन इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स, शेयर और बॉन्ड, डिवेंचर, इसके सेल को हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते। हमने बेचा, शेयर बेचा, मेरे नाम से शेयर है, मैंने अपने स्टूडेंट है सपोज आंशी गुप्ता, तो आंशी गुप्ता को अगर शेयर मैंने बेचे तो वो आंशी गुप्ता के शेयर आंशी गुप्ता के अकाउंट में शो करेंगे, कोई फिजिकली मैं उसको नहीं दूंगा कि लो ये शेयर है, फिजिकली हैंडओवर नहीं होता और ना ही कोई सर्कुलेशन ऑफ, ठीक है, सर्कुलेशन होता है। देखो, एज सच ट्रांजैक्शंस डू नॉट कंट्रीब्यूट टू करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं होता, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, इसीलिए इसको शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर बैंक या कोई भी शेयर ब्रोकर उसको खरीदने या बेचने के लिए अपना ब्रोकरेज लेता तो उस ब्रोकरेज को शामिल करेंगे, बिकॉज ये उसकी प्रोडक्टिव सर्विस है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम शामिल करते हैं। उसके बाद विंडफॉल गेन आर नॉट इंक्लूडेड एज देयर इज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी कनेक्टेड विद देम। विंडफॉल गेन, अगर हम कोई चीज ऐसा काम करते हैं जो जुए वाला काम है, तो जुए की जो इनकम होती है या सट्टे की जो इनकम होती है वो हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते, ठीक है। उसके बाद है imputed value of services provided by owner of production unit will be included। obviously जो ओनर सर्विसेज दे रहा है खुद की कंपनी के लिए उसको हम नेशनल इनकम में शामिल करेंगे। सपोज आई एम रनिंग माय ओन कॉमर्स कोचिंग क्लासेस, ओके, सो आई विल बेनिफिटेड बाय द क्लास इन टर्म्स ऑफ मनी, तो जो मेरी इनकम होगी वो नेशनल इनकम में शामिल किया है, बिकॉज आई एम गिविंग प्रोडक्टिव सर्विसेज टू माय कोचिंग। अब इसके हम थोड़ा फॉर्मूले पे जाते हैं। अब फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ये फॉर्मूला बहुत इजी है, अगर इसको आप कर लेंगे तो आपको नेशनल इनकम हमेशा समझ में आ जाएगी। जैसे इसका फॉर्मूला है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में कौन कौन सी है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश इन काइंड एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। अब इसमें अगर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि अगर इसमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया गया है और साथ में आपका वेजेस इन कैश इन काइंड और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन भी दिया है, तो आपको केवल आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लेना है, आपको ये सारी चीजें छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय में तीनों चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके, अब आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में कौन कौन सी चीजें आती हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ओके, तो ये चीज याद रखना कि अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली दिया है तो आपको इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो आपको ये सेपरेटली आप इन सबको क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो। इन सबको प्लस करके आप सवाल में लिख दोगे, क्वेश्चन में लिखोगे तो आपका आंसर
उसका बाद मिक्स्ड इनकम एज यू ऑल नो सेपरेटली दिया रहेगा आपको। मिक्स्ड इनकम को आप प्लस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एनडीपीएफसी। जबकि हमें फाइंड आउट करनी है नेशनल इनकम, कैसे करेंगे, मुसीबत की बात है क्या, नहीं। देखो अब हमें निकालना है एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो कि भाई नेशनल इनकम है। इसको क्या बोलते हैं, इनकम। नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है, एनडीपीएफसी। अब देखो डोमेस्टिक से हमें नेशनल पे जाने के लिए मैंने पहले ही बताया, इसमें एनएफआई क्या कर देते हैं, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन गया। इस तरीके से आपको ये दो फॉर्मूले हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मार्केट इनकम, और इसमें क्या निकल जाएगा आपको एनडीपीएफसी, और एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी क्या है, एनडीपीएफसी प्लस एनएफआई। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, इसकी थ्योरी को आप थोड़ा पढ़ लें। ये बेसिकली बहुत इजी, सबसे इजी मैं कहता हूँ सबसे इजी मेथड है, और इन तीन मेथड में से एक मेथड से कोई ना कोई क्वेश्चन पर ईयर आता है 6 मार्क्स का सीबीएसई में। तो बी केयरफुल, बी अटेंटिव। ओके, हैव अ नाइस डे एंड प्रिपेयर